Very good morning, dear students. Welcome back to the channel, The Easy Science Journey. Today, we will proceed further with the sixth agricultural practice, that is harvesting. Harvesting. Okay. So, after doing many agricultural practices like preparation of soil, sowing, irrigation, etc., we will continue with harvesting. Harvesting is the process of cutting the mature crop. एक बार जब फसल क्रॉप मैच्योर हो गई, आपकी क्रॉप मैच्योर हो गई, तो उसको जो कटिंग करने का प्रोसेस है, that is known as harvesting. And what we will do in harvesting, we will either pull out the crop like the case of radish or turnip etc., or cut down the crop near the ground. ठीक है, या तो उसको पुल आउट कर लेंगे हम सॉइल से, या फिर उसको कट डाउन करेंगे नियर द ग्राउंड. ठीक है. इट टेक्स 3 to 4 months फॉर अ क्रॉप टू मैच्योर. एक फसल को पकने के लिए 3 से 4 महीने का टाइम लग सकता है. ओके. सो हार्वेस्टिंग इज डन बाय two main methods. First one is manual method. Okay. So manual method में हम क्या करते हैं, we use sickle. ठीक है, जिसको हम दराती कहते हैं. सिक्कल को हम यूज करते हैं फसल को कट डाउन करने के लिए. और ये जो स्मॉल लैंड होल्डिंग है, इट इज बेनिफिशियल फॉर दैट. ओके. आपके पास छोटी सी अगर जमीन है, थोड़े से फील्ड में आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो, तो इट इज बेस्ट सूटेड मेथड. यूज ऑफ sickle, it is a manual method. Then coming to the second, which involve use of machine. Process is harvesting. So the name of machine is harvester. Okay, harvester is the machine which is used for harvesting on large scale crop cutting. ठीक है, for the cutting of crop on large scale we use a machine that is known as harvester. तो फसल तैयार हो गई, ठीक है, हार्वेस्ट भी हो गई. उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो सीड ग्रेन्स हैं, क्लियर, जो हमारे अनाज के दाने हैं, सीड ग्रेन्स, उनको हमने अलग करना है. किससे, हस्क. हस्क से, या फिर उसको बोलते हैं काफ, CHAFF. ठीक है, भूसा जिसको कहते हैं, उससे हमें अलग करना है सीड ग्रेन्स को. तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सीड ग्रेन्स फ्रॉम हस्क और चाफ इज नोन एज थ्रेशिंग. उसको जो नेक्स्ट टर्म है, टर्म सारी इंपॉर्टेंट है, कोई भी टर्म स्किप नहीं करनी है. एग्जाम में कोई भी आपसे टर्म आस्क की जा सकती है. थ्रेशिंग. ओके. सो थ्रेशिंग क्या डेफिनेशन होगी, कैसे इसको डिफाइन करेंगे. थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सीड ग्रेन्स फ्रॉम हस्क और chaff. Clear? And threshing is done with the help of machine that is known as combine. सो कंबाइन से लग रहा है पता कि ये कोई दो चीजों को मिलाकर बनी होगी कंबाइन. तो इट इज अ मशीन विच एक्चुअली एक्ट एज थ्रेशर एज वेल एज हार्वेस्टर. ये जो कंबाइन मशीन है ना, ये थ्रेशर की तरह भी काम करती है और हार्वेस्टर की तरह भी काम करती है. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट जो पेज नंबर 11 पे पहली जो है, वो बेचारी सोच रही है कि फसल मैच्योर हो गई, कट गई, ठीक है, सीड ग्रेन्स भी अलग हो गए. अब जो स्टब्स, स्टब्स का मतलब है तिनके फसलों के बचते हैं ना उस पे फील्ड में, उनको बोलते हैं स्टब्स. तो जो स्टब्स हैं जैसे पराली वगैरह, ओके, तो उससे अब क्या क्या हो सकता है, अगर उसको बर्न करेंगे तो इट कैन कॉज एयर पोल्यूशन एंड ऑल्सो इट कैन कैच फायर टू द नेक्स्ट या नियर बाय जो आपके क्रॉप फील्ड है, उनको नुकसान कर सकती है. तो इनका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो जरूरी है. ठीक है, ताकि ना एनवायरमेंट को नुकसान हो, ना आसपास के खेतों को कोई इफेक्ट हो. क्लियर. देन ये तो हो गया लार्ज जो स्केल है, उस पे अगर आपकी क्रॉप है तो आपने थ्रेशर के थ्रू थ्रेशिंग प्रोसेस में उसको हस्क को अलग करके सीड ग्रेन से. अब जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, जो फार्मर्स जिनके पास 1 2 3 इतने खेत हैं, वो क्या करते हैं, वो यूज करते हैं एक और टेक्निक. ठीक है, सेपरेशन ऑफ सीड ग्रेन्स फ्रॉम हस्क से, उसको बोलते हैं विनोइंग. क्या बोलते हैं उसको, विनोइंग. तो विनोइंग की पहले आप डेफिनेशन समझो. विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ हैवियर मटेरियल फ्रॉम लाइटर मटेरियल विद द हेल्प ऑफ विंड. हवा की हेल्प लेके जो भारी जो मटेरियल है, जो हैवी मटेरियल है, उसको सेपरेट करना लाइटर वन से. दैट प्रोसेस इज नोन एज विनोइंग. तो भारी हैवी कौन सा होगा इसमें, सीड ग्रेन्स. एंड लाइटर कौन से होंगे, हस्क और चाफ. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ विंड क्या करेंगे, उनको सेपरेट करेंगे. जो आपका हैवी मटेरियल सीड ग्रेन्स है, वो एक अलग से ढेर बना देगा, हीप बना देगा, और जो लाइटर है दे विल फ्लो अवे विद द विंड. अगर कुछ बच्चों ने नोटिस किया होगा, 101% जो
मेरी एज के बच्चे और मतलब मेरी एज के जो लोग हैं, सॉरी, उन्होंने ये पक्का नोटिस किया होगा कि एक ना सूप जिसको कहते थे, ठीक है, तो हवा की डायरेक्शन में जो सूप को जस्ट इस वे में स्पीड में रोटेट करते थे, उसको मूव करते थे, और एक तरफ जो था ढेर लगता जाता था अनाज का, और जो लाइटर पार्टिकल्स थे वो मूव अवे जाते थे, तो उस प्रोसेस को विनोइंग बोलते हैं। आजकल क्या है, सूप की जगह जो विनोइंग मशीन है वो भी मार्केट में है, तो फार्मर कैन यूज आइदर द मैनुअल मेथड और बाय द हेल्प ऑफ विनोइंग मशीन। Clear? So winnowing term clear हो गई. We have done harvesting, we have done threshing, we have done winnowing. Then coming to the topic covered in the yellow box in your page number 11, that is harvest festival. Harvest festival. तो जो फार्मर्स होते हैं ना, उनको अपने खेतों को अनाज से क्या कह सकते हैं, लदन मतलब लदे हुए, जब अपनी फसलों को वो सीड केन से लदे हुए देखते हैं ना, तो उनका जो हार्ट है दैट इज फिल ऑफ जॉय, फिल ऑफ मतलब इतनी हैप्पीनेस उनके अंदर होती है कि उनको लगता है कि पता नहीं हमने क्या अचीव कर लिया, और ये डेफिनेटली सेलिब्रेशन बनता है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद हमने थ्योरेटिकल स्टेप्स करे हैं, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल करा है, लेकिन वो लोग एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे इसको परफॉर्म करते हैं, तो 3 या 4 महीने की जो हार्ड वर्क है, हार्ड कठिन उनकी मेहनत है, उसका रिजल्ट है कि उनकी क्रॉप अच्छे से खेतों में लहरा रही है, उनकी फसल, ठीक है। तो जो मेल है या फीमेल है, कोई भी है, वो बड़े उत्साह के साथ, ठीक है, जॉय के साथ सेलिब्रेट करता है हार्वेस्टिंग के ये जो प्रोसेस है। और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप के नेम है फेस्टिवल के, बैसाखी है, बिहू है, पोंगल है, एंड होली, दिवाली तो ऑल ओवर द इंडिया हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के फेस्टिवल हैं जो कि मनाए जाते हैं किस खुशी में, फसल अच्छे से पक गई है, उसकी इल्ड बहुत अच्छी होगी, और डेफिनेटली वो हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी लाएगी फार्मर्स के लिए। तो जो हार्वेस्टिंग पीरियड है, इसको एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द इंडिया। Clear? Then coming to the last agricultural practice, that is storage. आपकी फसल मैच्योर हो गई, कट गई, सेपरेट भी हो गई हस्क से, अब उसको आपने क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए उसको स्टोर करना क्यों जरूरी है, ताकि उसको हम फूड के रूप में यूज कर सके, नेक्स्ट सीजन में सीड्स के रूप में जनरेशन के लिए यूज कर सके। सो स्टोरेज इज द एक्ट ऑफ स्टोरिंग समथिंग। स्टोरेज क्या होता है, किसी चीज को स्टोर करना, यही होता है ना स्टोरेज, भंडारण करना। ओके, so storage is important to protect the grain, seed grain, from rats, from pests, moisture, microorganism like bacteria and fungi, and the adverse environmental condition. ठीक है, बहुत सारी चीजों से हमने अपनी ग्रेन को प्रोटेक्ट करना है। तो अब आप सबको पता होगा कि जब क्रॉप को हम फील्ड से लेके आते हैं घर में, उसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, ठीक है, उसमें वाटर कंटेंट, जो मॉइस्चर कंटेंट है वो हाई अमाउंट में होता है। तो अगर उसका मॉइस्चर कंटेंट हमने खत्म नहीं किया, तो क्या करेगा, वो बहुत जल्दी वो फंगस के अटैक में जाएगा, या बैक्टीरिया उसको अटैक करेंगे, और वो जो क्रॉप होगी, या जो पूरी की पूरी सीड ग्रेन है ना, वो सारे डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, दे आर ऑफ नो यूज। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इज टू ड्राई द क्रॉप। उसको ड्राई कर लिया, अच्छे से सुखा लिया, उसके बाद उसको स्टोर किया, ठीक है। तो स्टोर करने के लिए पहली ने अपनी जो उनकी मदर थी, मम्मा थी, उनको देखा कि वो नीम की पत्तियां ऐड कर रही हैं उस आयरन टैंक में जहाँ पे उन्होंने स्टोर किया है गेहूं को। तो क्यों हम नीम को यूज करते हैं अपने घर में ग्रेन को स्टोर करने के लिए? क्योंकि जो नीम है दैट हैव एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है इसमें। नीम के पास होती है एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जो प्रोटेक्ट करता है हमारे सीड ग्रेन्स को, इसलिए हम नीम के पत्ते यूज करते हैं स्टोर ग्रेन्स एट आवर होम्स। क्लियर? देन कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, कि स्मॉल जो लेवल है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेन है, तो वो तो हम जूट के बैग्स में किसान जो है वो अपने घरों में स्टोर कर लेते हैं। बट लार्ज स्केल में क्या करेंगे, लार्ज स्केल में वो पॉसिबल नहीं। लार्ज स्केल में वी हैव टू स्टोर देम आइदर इन साइलोज, ठीक है, क्या टर्म है, साइलोज, और आइदर इन ग्रेनरीज। तो ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है। You can have question either of 1 marks or 2 marks. So first one आया silo, second one is granaries. तो silo पे आते हैं। Silo are large cylindrical storage structures made up of either steel, either wood or concrete. Okay, these are commonly used for storing wheat, paddy and maize. और इन दोनों का काम, चाहे वो granaries है चाहे वो silos है, तो वो is to protect the seed grains from rats, pest, moisture, fungi, bacteria, or any other adverse environmental condition like hot temperature, rainfall, etc.
क्लियर? तो साइलोस क्लियर हो गए। वर्टिकल होते हैं, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, बने हो सकते हैं वुड, स्टील या कंक्रीट के, जो कि हमारी ग्रेन को स्टोर करने के काम में आते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और नाउ कमिंग टू ग्रेनरीज, तो ग्रेनरीज का मतलब होता है अन्न भंडार गृह। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग होती है, इसमें बहुत सारे गनी बैग्स होते हैं। गनी बैग्स का मतलब होता है बोरियां होती हैं जिसमें स्टोर किया जाता है सीड ग्रेन्स को। और इनका भी वही फंक्शन है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, क्या क्या स्टडी किया हमने, रैट से, पेस्ट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया एंड एडवर्स वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट करना। ओके, तो स्मॉल लेवल पे हम अपने घरों में मेटेलिक बीन्स पे या जूट की जो बैग्स हैं उनमें स्टोर करते हैं, और लार्ज जो इंडस्ट्रियल स्केल है उसमें स्टोर करते हैं उनको साइलोस में या फिर ग्रैंडरीज में। ओके, तो जब हम लार्ज स्केल पे उनको स्टोर करते हैं ना इनमें, साइलोस गैलरीज में, तो उनको सेव करने के लिए वी यूज केमिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है केमिकल ट्रीटमेंट। और जब हमने स्टडी किया, जब हम अपने घरों पे स्मॉल लेवल में स्टोर करते हैं, तब हम नीम के जो लीव्स है ना, नीम के पत्ते, वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम एनी पेस्ट अटैक। क्लियर? देन कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फूड फ्रॉम एनिमल्स। ये लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा चैप्टर रहेगा फिनिश। कल हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ओके, फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो आपके पास एक टेबल है एक्टिविटीज और एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.3 में आपको क्या करना है, आपको लिखना है फूड। ओके, कौन सा फूड है और कहाँ से आपको मिल रहा है, एनिमल्स इसके सोर्स क्या है। तो कोई भी फूड, एक आपको दे रखा है मिल्क, तो मिल्क हमें मिलता है बफेलो से, काउ से, शी कैमल है, शी गोट से। उसके अलावा 3 आपको और प्रोडक्ट लिखने हैं। यू कैन राइट अबाउट एग्स, मीट और एनीथिंग एल्स जो आपको लगता है। फिश कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल जो हमें फिश, उससे फिश से मिलता है। ठीक है, तो इसमें हमने ये, जब आप टेबल फिल करोगे ना, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, आप देखोगे कि जिस तरह से हमें वैरायटी ऑफ प्लांट्स जो है वो वैरायटी ऑफ फूड देते हैं, वैसे ही जो एनिमल्स हैं वो भी हमें अलग अलग टाइप के फूड देते हैं। इवन जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं ना, जो नियर बाय सी रहते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं ऑन सी फूड्स। उनका जो मेन फूड है वो सी फूड ही होता है। और फिश वो लोग बहुत चाव से खाते हैं। ठीक है, तो फिश जो है दैट इज वेरी a good source of uh, proteins. Like also fish give us cod liver oil that is rich in vitamin D also. ठीक है, सो फिश एक बहुत हेल्दी फूड होता है, ऑल ऑफ अस नो। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट एनिमल्स प्रोडक्ट हमें एनिमल से मिलते हैं ना, तो इनको गेट करने के लिए, जैसे अब जैसे हमने इसमें ये कि जैसे आपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को स्टडी किया कि कैसे कैसे आप प्रिपेयर करते हो, फिर आप उसको इरिगेशन देते हो, सोइंग करते हो एंड ऑल द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, वैसे ही अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए एनिमल से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनिमल्स को पहले रियर करना पड़ेगा, उनको ग्रो करना पड़ेगा, उनको पालना पड़ेगा अपने घर में या लार्ज स्केल में। ठीक है, ताकि हम उनसे प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सकें। प्रोडक्ट्स मतलब वेरियस फूड प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद अदर प्रोडक्ट्स। तो ये जो लार्ज स्केल रियरिंग है ना, बड़े पैमाने पर, ओके, लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ एनिमल्स by providing them shelter, food, water, and other essential requirements to get food and other products from them is known as animal husbandry. ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, प्लांट, सॉरी, एनिमल हस्बेंड्री होता है एनिमल्स को लार्ज स्केल पे अपने घर में पालना या खेत में पालना, ताकि हम उनसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर सकें, लाइक मिल्क, मीट, एग्स, leather, etc. Okay, so animal husbandry is the process of rearing the animals on large scale to get products from them, and also by providing them the basic essential things. Clear? So that's all about this chapter. Today we will do the exercise. I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।